जैसे हम ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले हों या स्टेट के एग्ज़ाम देने वाले हों, ये सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो भी क्वेश्चन बताया गया है, इससे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसे भी देख लें। यदि ज़रूरत पड़े तो आपको यदि किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को देखने के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। कि दिया हुआ क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए जैसे हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है Q बराबर NE, तो हमें N की संख्या निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा Q बाई N बराबर हो जाएगा आपको N बराबर हो जाएगा Q बाई E। जब Q का वैल्यू 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल की यदि बात करें तो हम कूलम्स लॉ जानते हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला यह बल जो होता है, 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, यदि समान आवेश होगा, यदि प्लस प्लस होगा तो इसके बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा। जबकि यदि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो इसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और दोनों माइनस माइनस होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। कोई दिक्कत। अब इसके अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसके जो अगला क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेते हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन होगा यानी इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या है, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन। हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं सी के बारे में। हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा, अब विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर क्यू बाई ई बराबर एफ बाई क्यू। क्या जानते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो फोर्स के लिए हो जाता है न्यूटन
और आवेश के लिए होता है कूलम। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम हमारा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, इसमें से न्यूटन पर कूलम, तो हमारा जो होगा इसमें ये हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम देखने के लिए कि 1/4 का वैल्यू क्या होता है। तो 1/4 का जो वैल्यू होता है, देखिए 1/4 का वैल्यू जो होता है 1/4 1/4 का जो वैल्यू होता है 1 और 4 पाई के वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8 पॉइंट, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है कितना 8.85 × 10⁻⁻12। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 × 10⁻9 आ जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे एप्सिलॉन का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मान अभी आपको बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो आपको हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या 8.85 × 10⁻⁻12, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युतीय क्षेत्र के लिए कौन सा संबंध सही है। तो अभी इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन पहले बताकर आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E = F/Q भी होता है और E = -dV/dQ भी होता है। E = F/Q भी होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E = F/Q, अर्थात हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी जो सही है यहाँ। अर्थात हमारा बी आंसर क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम जो आवेश हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इससे छोटा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। अर्थात कहें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻16 होता है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए हुए कौन सा संबंध आवेश घनत्व के लिए सही है, रेखीय आवेश घनत्व के लिए सही है। तो देखिए इस पर ध्यान रखना है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व पूछा जा सकता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है कि लैम्ब्डा = Q/L। वही सतही आवेश घनत्व फॉर्मूला सिग्मा = Q/A। और आपको आयतनिक आवेश घनत्व का फार्मूला होता है ρ = Q/V। अर्थात इस पर जो भी क्वेश्चन हो, यदि आपको रेखीय आवेश घनत्व पूछे तो Q/L, सतही आवेश घनत्व पूछे तो Q/A और वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतनिक आवेश घनत्व पूछे तो Q/V हो जाएगा। अब चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी यही हमारा कहा है, नीचे दिए हुए संबंध में आयतनिक आवेश घनत्व कौन सा है। तो आयतनिक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, Q/V, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए हुए कौन सा संबंध सतही आवेश घनत्व के लिए सही है। तो संबंध नहीं मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो
दिया हुआ है, देखने में सभी सही लगते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो कूलम मीटर जो सही आवेश घनत्व पूछ रहा है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। तो चार्ज का हो गया कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। यहाँ बी इसलिए गलत हो गया है क्योंकि बी में सी और एम आपस में बराबर है, जिसे हम पर सेंटीमीटर पढ़ते हैं, या सेंटीमीटर पर -2, जो कि गलत है। अर्थात यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, नहीं, यहाँ यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो धन आवेशित किया जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता, तो वह वस्तु का द्रव्यमान क्या होता, घटता। और यदि ऋण आवेशित किया जाता तो उसका मास क्या होता, बढ़ता। लेकिन नहीं, यहाँ धन का बात किया गया है, नहीं ऋण आवेशित की बात किया गया है। अर्थात बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। धन आवेशित करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, इसमें द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान ऋण आवेशित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन लाकर रखा जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान आपको बढ़ेगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पूरे यूनिवर्स का आवेश क्या होता है। तो पूरे यूनिवर्स का आवेश संरक्षित होता है। पूरा यूनिवर्स का आवेश क्या होता है, पूरे यूनिवर्स का आवेश जो होता है संरक्षित होता है। अर्थात आंसर हमारा क्या होगा, सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सही हो जाएगा, यानी हमारा ए हो गया सही। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। तो यदि वस्तु ऋण आवेशित हो तो उस पर, यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित हो तो उस पर जो आवेश होगा Q बराबर -E हो जाता है, और यदि धन आवेशित हो तो Q बराबर +Ne हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होगा Q बराबर ±Ne। अर्थात हमारा ए और बी दोनों सही है। ए और बी क्या है, दोनों सही है, यानी हमारा आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है विद्युत ध्रुव का मात्रक होता है। विद्युत ध्रुव का मात्रक होता है, विद्युत ध्रुव का जो मात्रक होता है आपको डीबाई होता है। क्या होता है, विद्युत ध्रुव का मात्रक डीबाई होता है। अर्थात आंसर आपको क्या है, ए सही है। क्या है आपका आंसर, ए सही है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की बात करने के लिए। आप जानते हैं विद्युत ध्रुव का गुण का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर, विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला जो होता है P बराबर Q इंटू R। यानी कोई दो आवेश बराबर परिमाण के हो और विपरीत प्रकृति के हो, कोई दो आवेश रखा हुआ हो और दोनों का क्या हो, बराबर परिमाण हो, दोनों का बराबर परिमाण हो, एक +Q तो एक -Q, और दोनों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाए। उसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू R। यानी किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के दूरी के गुणनफल क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव। तो आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है इसको, इसलिए इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं कि लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का मात्रक, देखिए आप लेंस की क्षमता के बारे में आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है, F बराबर, लेंस की क्षमता जो होता है आप जानते हैं कि P बराबर होता है क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का तो फोकस लंबाई है तो इसका मीटर हो जाएगा, यानी पर मीटर भी कह सकते हैं। आप पर मीटर को ही डायऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायऑप्टर बोलते हैं। अर्थात इसका
बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, बी ए और बी दोनों होगा, अर्थात सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का होता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का सीधा सा मात्रक आप जानते हैं एम्पियर, लेकिन अब यहाँ आपके साथ क्वेश्चन है कि एम्पियर दो गो लिखा हुआ है, एक AMP शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक पूरा नाम लिखा है AMP। तो आप जानते हैं कि यदि किसी यूनिट का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में हो तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अर्थात यदि पूरा वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में हो तो पूरा नाम लिखना हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जबकि शॉर्ट में लिखना हो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा नाम क्या लिखा है? AMP यार एम्पियर मीटर लिखा है, तो कैपिटल से स्टार्ट किया, इसलिए भी गलत है। इसलिए क्या है? इसलिए एम्पियर मीटर गलत है। और नीचे वाला भी क्या है? नीचे वाला AMP लिखा हुआ है, यानी ये हमारा क्या है? सही है। कोई दिक्कत? यानी आंसर हमारा क्या हो गया? सी सही हो गया। यदि इसका सिंबल क्या लिखा रहता तो सिंबल इसका कैपिटल A लिखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का CGS मात्रक जो होता है बायोट होता है, और 1 बायोट बराबर होता है 10 एम्पियर। ये भी, इसको भी याद आप लोग रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हम देखने चलते हैं। 22 आवेश के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आवेश के मापने के लिए गोल्ड लीफ का उपयोग किया जाता है। गोल्ड लीफ का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का पोटेंशियल मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। गोल्ड लीफ का उपयोग आवेश को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है सब होता है। जैसे आप कूलम F बराबर जानते हैं कि Q1 Q2 या 1 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमको एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके चले आए 1/4 पाई Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। तो कांस्टेंट इसका कोई यूनिट होगा नहीं। चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम। फोर्स हो जाएगा mL/10⁻², और दूरी का हो जाएगा दूरी के स्क्वायर के L/2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आ जाएगा हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला आ जाएगा हम कूलम मीटर को, इसके आगे हम देख सकते हैं यहाँ कूलम मीटर को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कूलम मीटर क्या होता है? कूलम न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। तो हो जाएगा कूलम जूल पर मीटर। इसको जूल कर मतलब को हम बोलते हैं जूल बाई कूलम को बोलते हैं वोल्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट कूलम मीटर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वोल्ट पर मीटर को हम लोग वोल्ट पर कूलम को हम बोलते हैं फराड। तो फराड पर मीटर भी हो जाएगा। यानी इसका सभी मात्रा क्या है? सभी यूनिट सही है। तो आप यूज कर सकते हैं, इसका सभी यूनिट क्या है? सही है। अर्थात ABCD और E यानी ऑल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर हो गया। अब हम लोग 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आप जानते हैं, फार्मूला 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 F इंटू R स्क्वायर। तो चार्ज क्या हो जाएगा? 80 और फोर्स का हो जाएगा mL/10⁻², और दूरी का हो जाएगा L/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा m⁻⁻1, नीचे से ऊपर जाएगा तो L/-3 T⁻², T⁻4 और
ए के पावर क्या हो जाएगा 2, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा m के पावर, यानी डी आंसर हमारा हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन शायद होगा। इसके अगला क्वेश्चन हम देखने जाते हैं 26 नंबर। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का विमीय सूत्र आप जानते हैं, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। तो करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी, तो ए टी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला पर चलते हैं। कि 1/4πε0 का मात्रा क्या होगा? तो 1/4πε0 जो होता है आपको 1/4πε0 जो होता है लाइट के स्पीड होता है, यानी 1/4πε0 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी लाइट का स्पीड है, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। थैंक यू। और इससे आगे भी वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, आप लोग इसे कंटिन्यू स्टडी करते रहें। इस टॉपिक से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।